हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन लाजवाब होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है, बिल्कुल भी मिस मत करें दोस्तों। हमने एक नया टॉपिक शुरू किया है दोपहर 2 बजे। अभी तक भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित हमारा अध्ययन चलता था। अब दोपहर 2 बजे भारतीय अर्थव्यवस्था से चलेगा। सुबह आपको 11 बजे भूगोल से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। 2-3 रोज़ से प्यारे दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम की वजह से कोई क्लास रह जाती है, कभी किसी दिन कोई क्लास रह जाती है, पर कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, 1-2 रोज़ में। उसके बाद फिर हम कंटिन्यूअस हर क्लास आपको मिलेगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। लोगों को ऐड करिए, लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें दोस्तों। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने लग जाते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही लाजवाब सेशन होगा। तो हिस्ट्री के अंतर्गत हमारा जो अध्ययन चल रहा है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास पे चल रहा है और समय हो चुका है इतिहास से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। तो फटाफट से जुड़ जाइए और लोगों को भी जोड़िए दोस्तों। इन्फॉर्म कर दीजिए कि हिस्ट्री की क्लास आ चुकी है। तो आज का प्रश्न क्या है? तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने डेरिजियो के बारे में कहा कि वे बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हैं? किसने कहा? निम्नलिखित में से किसने डेरिजियो के बारे में ये कहा कि वे बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हैं? विकल्प क्या है? राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या एस.एन. सेन। बहुत ही अच्छा प्रश्न प्यारे दोस्तों। ऐसे ही शानदार प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करता है, ऐसे प्रश्न प्रोवाइड कराता है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। फालतू के प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन नहीं चलता दोस्तों। जिस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा प्रश्न रहता है और उस पर डिस्कशन चलता है। चलिए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने डेरिजियो के बारे में कहा कि वे बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हैं? तो ये कहा था एस.एन. सेन ने। हेनरी विलियम डेरिजियो को बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा था। किसने कहा था दोस्तों? तो एस.एन. सेन ने कहा था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ से डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। टी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही प्यारे दोस्तों? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि 1793 में बंगाल के स्थायी बंदोबस्त के बाद संथालों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी बस्तियां स्थापित करी थी? और ध्यान देने योग्य प्रश्न है दोस्तों कि 1793 में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त के बाद संथालों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी बस्तियां स्थापित की थी? नीलगिरी पहाड़ी के पास, राजमहल पहाड़ी के पास, सतपुरा पहाड़ी के पास या फिर विंध्य पहाड़ी के पास? तो दोस्तों आपको बता दूं कि स्थायी बंदोबस्त के बाद संथाल लोगों ने राजमहल पहाड़ियों के पास यानी वर्तमान झारखंड और बंगाल के क्षेत्र में अपनी नई बस्तियां बसाई, जिसे बाद में संथाल परगना के नाम से जाना गया। तो 1793 में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त के बाद संथालों ने किस स्थान पर अपनी बस्तियां स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजमहल पहाड़ी के पास। तो राजमहल पहाड़ी कौन सा विकल्प में दे रहा है? बी विकल्प में दे रहा है। तो बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के भारत में तोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? ठीक है, 18वीं शताब्दी के बाद या कह लीजिए 18वीं शताब्दी के भारत में, जब 18वीं शताब्दी चल रही थी उस समय भारत में तोल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, छावनी के लिए या फिर अस्तबल के लिए? बस में दोस्तों तोल शब्द का प्रयोग किसके लिए इस्तेमाल किया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो तोल जो है वो परंपरागत बंगाल में संस्कृत शिक्षा के विद्यालय के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था दोस्तों। क्या था? तोल जो था वो परंपरागत यानी बंगाल में संस्कृत शिक्षा के विद्यालय के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द था। यह आधुनिक अर्थ में स्कूल के समान था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्कूल, यानी कि ए विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? बस में दोस्तों किस राजनीतिक नेता ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने या फिर आचार्य नरेंद्र देव ने? बात समझ में दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक नेता ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसके लिए कांग्रेस कार्य समिति में पेश किए जाने वाले क्विट इंडियन रेजोल्यूशन का मसौदा किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था मेरा दोस्तों? तो ये मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था।
उत्तर क्या सही हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा भाई दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? विकल्प कह रहा है रॉब लॉकहार्ट, सैम मानेकशॉ, के एम करियप्पा, राय बुचर। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? तो 1971। याद रखिए दोस्तों, कब? 1971। बांग्लादेश मुक्ति यानी जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, उस संग्राम के समय भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन थे? तो जनरल सैम मानेकशॉ थे। कौन थे दोस्तों? सैम मानेकशॉ। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बाद में इन्हें फील्ड मार्शल भी बनाया गया था। किन को बनाया गया था? तो सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल भी बनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें फील्ड मार्शल के नाम से भी जाना जाता है। फील्ड मार्शल, इन्हें फील्ड मार्शल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे? भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए कितने ब्रिटिश सरकार के द्वारा कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे? तीन, 2, 1, 4। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों इसका। बहुत लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत करें। तीनों क्लासों को जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी या अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम है तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। बात समझ में दोस्तों, बिल्कुल भी मिस मत करें। तो भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार, किसकी बात हो रही है दोस्तों? ब्रिटिश सरकार की बात हो रही है। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कितने गोलमेज सम्मेलन किए गए थे? तो ये हो जाएगा 3 गोलमेज सम्मेलन। क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। उत्तर 3 सही हो जाएगा, यानी ए विकल्प। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन ऐतिहासिक घटनाओं को सबसे पहले से शुरू करते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि रॉलेट एक्ट। तो प्यारे दोस्तों, रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, पार्लियामेंट सुधार कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। तो इसी तरह क्रम में हमको बैठाना है। तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 1, 2, यानी कि डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो गया दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पिछले प्रश्न का उत्तर आपने क्या देखा कि डी विकल्प। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न क्या है कि राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण किसानों की शिकायतों को उनके सामने रखा था? राजकुमार शुक्ल जो थे उन्होंने कांग्रेस किस अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात करी थी और चंपारण के किसानों की शिकायतों को उनके सामने रखा था? आपका विकल्प क्या कह रहा है? 1915 के बॉम्बे अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, एवं प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने गांधी जी से 1916 यानी लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था तब उनसे मुलाकात करी थी। आपका विकल्प क्या हो सही होगा? बी विकल्प। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल को उनके महत्वपूर्ण सुधारों या कार्यों से सुमेलित कीजिए। पहला कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बैटिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। और स्तंभ क्या दिया हुआ? सती प्रथा का उन्मूलन, मतलब नीति परिचय, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त, पहला अंग्रेज मराठा युद्ध। आपको बताना किसका संबंध किससे है। तो अगर हम बात कर लें किसकी दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो ये बंगाल का स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो हड़प नीति से संबंधित है। और लॉर्ड विलियम बैटिंग की बात करें तो लॉर्ड विलियम बैटिंग सती प्रथा का उन्मूलन से संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग्स पहला अंग्रेज मराठा युद्ध। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उत्तर निकल के आपका आ रहा है 3, 2, 1, 4। और 3, 2, 1, 4 कौन से विकल्प में दे रहा है? तो सी विकल्प में दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं।
जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। लाजवाब सेशन है दोस्तों, बिल्कुल मिस मत करें, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो उसी उद्देश्य के तहत हमारा प्रयास रहता है कि हम हर दिन कुछ बेहतर करें। ज़रूरत इस बात की है कि आप चैनल को सपोर्ट करें, प्यार दें, भरोसा करें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के मुख्य कारणों में निम्नलिखित शामिल नहीं थे। शिक्षा की नई प्रणाली, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भारतीय सिपाहियों को अफगानिस्तान भेजना, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में कौन शामिल नहीं था? तो शिक्षा की हरप नीति असंतोष के कारण था, विधवा पुनर्विवाह ये परंपरावादियों में नाराजगी के कारण था। इसका सही उत्तर क्या होगा? आपसे प्रश्न पूछ रहा है, इसका सही उत्तर होगा मेरे दोस्तों डी विकल्प। क्या हो जाएगा? डी विकल्प कि भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून। यहाँ से डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि नारायण गुरु के आशीर्वाद से 1923 में नीलगिरी पहाड़ी में नारायण गुरुकुलम की स्थापना किसने की थी? नटराज गुरु ने, चटम्बी स्वामी काल ने, टी के माधवन ने, या फिर पालपू ने? किसने किया था दोस्तों? नारायण गुरु के गुरु के आशीर्वाद से 1923 में नीलगिरी पहाड़ियों में नारायण गुरुकुलम की स्थापना किसने की थी? तो ये नटराज गुरु ने की थी दोस्तों। किसने की थी? तो ये नटराज गुरु ने की थी, याद रखिएगा। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ये इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नीलगिरी पहाड़ी में नारायण गुरुकुलम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी नटराज गुरु ने की थी दोस्तों। ठीक है, 1923 में नीलगिरी पहाड़ी में नारायण गुरुकुलम की स्थापना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। सीधा सा प्रश्न दोस्तों कि नारायण गुरु के आशीर्वाद से 1923 में नीलगिरी पहाड़ियों में नारायण गुरुकुलम की स्थापना किसने की थी? नटराज गुरु ने की थी। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अगस्त ऑफर 1940 के अनुसार भारत का संविधान किसके द्वारा तैयार किया गया था? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, प्रिंसली स्टेट्स और इंडियंस? तो प्यार दोस्तों, अगर बात किया जाए अगस्त ऑफ़र की, तो अगस्त ऑफ़र में घोषित किया गया था 1940 में, और भारत का भविष्य का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, ऐसी बात इसमें कही गई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? इंडियंस के द्वारा बनाया गया था। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि माउंट आबू के निकट मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? प्रश्न है भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने, विजय देव ने, भीमदेव सोलंकी प्रथम ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 1178 की बात है, 1178 की बात है। गुजरात के चालुक्य वंशी राजा भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया और उसे बंदी बना लिया, किंतु बाद में छोड़ दिया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तो ए विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? मराठा पैदल सेना में सबसे निम्न रैंक किसकी थी? नायक, हवलदार, जुमलादार और हजारी? बात समझ में दोस्तों। माउंट आबू के निकट मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो मोहम्मद गौरी को भीमदेव सोलंकी ने हराया था। कब? 1178 ईस्वी में हराया था। अगला प्रश्न क्या है कि मराठा पैदल सेना में सबसे निम्न रैंक किसकी थी? प्रश्न क्या है कि मराठा पैदल सेना में सबसे निम्न रैंक किसकी थी? नायक, हवलदार, जुमलादार, हजारी? तो मराठा पैदल सेना में सबसे निचली रैंक हवलदार की थी। वह मराठा इन्फेंट्री में सबसे निचले पद का अधिकारी होता था। हवलदार या मराठा पैदल से सबसे निचली रैंक का पद था। हेतकारी पैदल सेना बंदूक चलाने वाले शामिल होते थे, ये हेतकारी कहलाते थे। तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? हवलदार। क्या हो जाएगा? हवलदार इसका सही उत्तर हो जाएगा। मराठा पैदल सेना में सबसे निम्न रैंक हवलदार की होती थी। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ रहे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सिख गुरुओं में से किसे मुगल सम्राट अकबर ने अमृतसर का महल उपहार में दिया था? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन दास, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद? बात समझिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही आसान है। सिख गुरुओं में से किसे मुगल सम्राट अकबर ने अमृतसर का महल उपहार में दिया था? मुगल सम्राट अकबर ने अमृतसर का महल किस सिख गुरु को उपहार में दिया था?
विकल्प क्या है? गुरु रामदास, गुरु अर्जन दास, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद। तो मुगल सम्राट अकबर ने अमृत शहर की स्थापना के लिए भूमि गुरु रामदास को उपहार में दी थी। किसको दी थी? गुरु रामदास। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों कि एलिजाबेथ प्रथम किस मुगल शासक की समकालीन थी? ठीक है दोस्तों, एलिजाबेथ प्रथम किस मुगल शासक के समकालीन थी? विकल्प क्या कह रहा है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बस में दोस्तों, एलिजाबेथ प्रथम किस मुगल शासक की समकालीन थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो याद रखिएगा, एलिजाबेथ प्रथम मुगल शासक अकबर के समकालीन थी। किसके? अकबर के समकालीन थी। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इनका जो समय था वो 1558 से 1603 तक था, जबकि अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो एलिजाबेथ प्रथम जो इंग्लैंड की रानी थी, अकबर के समकालीन थी। ठीक है, और उनके शासनकाल के दौरान ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ से प्रश्न क्या देखा? एलिजाबेथ प्रथम किस मुगल शासक के समकालीन थी? तो ये अकबर के समकालीन थी दोस्तों। सी विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा मुगल राजा पातशाह गाजी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। ठीक है दोस्तों, कौन सा मुगल राजा पातशाह गाजी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका विकल्प कह रहा है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, कौन सा मुगल राजा जो पातशाह गाजी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा? तो इसका उत्तर है औरंगजेब। कौन सा है दोस्तों? औरंगजेब। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही नामक नए धर्म को सबसे पहले अपनाया? अबुल फजल, फैजी, बीरबल, राजा डोटरमल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीरबल। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मुगल सम्राट जहांगीर किस उपाधि के साथ आगरा की गद्दी पर बैठा था? ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर किस उपाधि के साथ आगरा की गद्दी पर बैठा था? उत्तर लगाइए दोस्तों। तो मुगल सम्राट जहांगीर जिस उपाधि के साथ आगरा गद्दी पर बैठा था वो था शाहजहां हिंदुस्तान। कौन था दोस्तों? शाहजहां हिंदुस्तान। तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी खोजकर्ता सम्राट शाहजहां के दरबार में आया था? जैन, वेप्टाइज, टेवर्नियर, मनुची, बर्नियर, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, जो खोजकर्ता सम्राट शाहजहां के दरबार में आया था वो ये सभी है दोस्तों। मनुची भी है, बर्नियर भी है और टेवर्नियर भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने दूध, इनाम और वक्फ को समाप्त कर दिया था? बलबन ने, रजिया सुल्तान ने, इल्तुतमिश ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने? बात में दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि गुलाम वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने दूध, इनाम और वक्फ को समाप्त कर दिया था? ठीक है, किसने समाप्त कर दिया था? तो जिसने समाप्त किया था दोस्तों उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बलबन। किसने समाप्त किया था? बलबन ने समाप्त किया था। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फिरोज शाह तुगलक का वास्तुकार कौन था? घई मलिक, गाजा शाहना, मलिक खान, काफूर खान। इसका सही उत्तर है गाजी शाहना। क्या हो जाएगा दोस्तों? गाजी शाहना। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसने ग्वालियर,
पर विजय प्राप्त की और उसके शासक को भारी कर देने के लिए बाध्य किया। उसने बुंदेलखंड के कई मंदिरों को लूटा, भारी मात्रा लूटपाट की। उसने ताजुद्दीन युल्दूज की बेटी से शादी करी थी। कौन सा इसमें सही होगा दोस्तों? फटाफट से उत्तर लगाइए। तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर है पहला, और पहला सही है। दूसरे कथन की बात करें तो ये भी सही है, तीसरा भी सही है। तो कौन सा उत्तर होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। तो कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों? पहला, दूसरा, तीसरा कहाँ पे? डी विकल्प में दे रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बलबन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन बंगाल के गवर्नर था? बुगरा खान, तुगरिक बेग, मलिक बाग और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से उत्तर लगाइए कि बलबन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से बंगाल का गवर्नर कौन था? ये आपको उत्तर देना है, फटाफट से उत्तर दीजिए। ऐसे प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही मिल सकता है। तो याद रखिएगा, बलबन के शासनकाल के दौरान जो बंगाल का गवर्नर था वो था बुगरा खान। कौन था दोस्तों? बुगरा खान। तो यानी ए विकल्प पे सही है, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मुनैया निम्नलिखित में से किस अधिकारी को संदर्भित करता है? खुफिया अधिकारी, राजस्व अधिकारी, गुप्त जासूस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गुप्त जासूस। कौन सा उत्तर हो जाएगा? गुप्त जासूस। सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज के सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन भी पसंद आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।